एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारा रिवीजन सेशन 4 है, ठीक है, और क्लास आपकी 5 है। ठीक है, इससे पहले मैं 4 क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ठीक है, क्लास 1 में मैंने आपको यूनिट 1 कराया है, क्लास 2 और 3 में मैंने आपको यूनिट 2 कराई है। ठीक है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और क्लास 4 में मैंने आपको यूनिट 3 कराया, और आज क्लास 5th है हमारी, जिसमें हम यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। आज हम यूनिट 4 के रिवीजन सेशन करेंगे। जो आपके यूनिट 4 में लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में बस आपके यही 4 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए अब लास्ट मोमेंट पे, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली करने हैं। जिन बच्चों का पेपर 2 ज़्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक ही गया, तो अब आपके पास एक मौका है कि आप लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो मैंने आपको रिवीजन सेशन दिए हैं, क्लास 5 दी हैं, ठीक है, क्लास 5 दी है आपको, बस आप वो रिवीजन सेशन देख लीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लर्न कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आंसर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और लर्निंग एंड टीचिंग के मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको सेशन कैसा लगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। पूनम शर्मा ऑफिशियल है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए आज का हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, मूल्यांकन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी ज़रूरत क्या होती है और इसकी क्या क्या विशेषता है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के संप्रत्यय को समझाइए, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं और मूल्यांकन की क्या ज़रूरत है और मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है। सेकंड क्वेश्चन जो आप इसी यूनिट का आपका इंपॉर्टेंट आप बनता है, सीसी क्या है। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, और इन दोनों क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आप दोनों को ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम सीसी करते हैं। सीसी भी क्या है, एक मूल्यांकन का ही पार्ट है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सी कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएट। ठीक है, शैक्षिक के साथ मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अदर एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती है उन सब का भी मूल्यांकन किया जाता है। वही सब किस में आता है, सीसी में। ठीक है, बच्चों का निरंतर व्यापक मूल्यांकन करना, वही क्या कहलाता है, सीसी कहलाता है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, दोष क्या है, इसके अंदर हम ये क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ने वाले हैं। फिर ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, उसका अर्थ बताइए, उसके प्रकार बताइए, स्टेप्स क्या है, मेरिट्स क्या है, और डिमेरिट गुण और दोष बताइए। ठीक है, निरीक्षक विधि कहते हैं, प्रकार, पदों, गुणों एवं दोषों को वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझने से पहले हम इन तीनों वर्ड्स को समझ लेते हैं। असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब होता है कि नंबरों में बच्चों की योग्यता का मापन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्लास में टेस्ट हुआ, आपका यूनिट टेस्ट हुआ, आपके टेस्ट में 10 में से 9 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ये मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। ठीक है, मापन क्या है, मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता निर्धारित करता है, मापन कहलाता है। ये मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, आपका टेस्ट लिया गया, आपके 5 में से 3 मार्क्स है, तो आपको नंबर दिए गए, तो वो क्या है, आपका मेजरमेंट है। अब आकलन क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट होता है कि जो आपके स्कूल में बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना, ठीक है, उनकी स्किल्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है, उनके डेली बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है कि बच्चे एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, ड्राइंग स्किल अच्छी है, डांसिंग स्किल अच्छी है, सिंगिंग स्किल अच्छी है, स्पोर्ट्स स्किल है, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और बच्चे का क्लासरूम में कैसा बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों का असेसमेंट किया जाता है।
फिर उसके बाद आता है कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, असेसमेंट, आकलन कहलाती है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, ठीक है। असेसमेंट डेली बेसिस पे होता है, ऑब्जर्व किया जाता है और डेली बेसिस पे, ठीक है। आकलन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एफए और एक होता है योगात्मक मतलब एसए। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो पढ़ाई के दौरान बच्चों का असेसमेंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एफए बोलते हैं। जो पढ़ाई के, ठीक है, हमारे जैसे आपके टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, पढ़ाई के अंत में जब बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसए समेटिव असेसमेंट, ठीक है। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसए बोलते हैं। और जो आप एफए के एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके एफए होते हैं एग्जाम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफए बोलते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ये बच्चों के बारे में जानकारी पाने का बेस्ट आकलन या तरीका होता है। अब ऐसे क्या होता है, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। अब इवोल्यूशन के प्रोसेस, इवोल्यूशन क्या है, ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है, ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है, बच्चे अपने गोल को पाने में कितने योगी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों का फीडबैक दिया जाता है, फिर जजमेंट किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से बच्चों को पास या फेल किया जाता है, ठीक है। फीडबैक का मतलब, इवोल्यूशन का मतलब, जैसे आपके एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गया, फिर आपका क्या आया, रिजल्ट आया, तो वो क्या है, फीडबैक है, ठीक है, आपका पास या फेल, ठीक है, रिजल्ट में आप पास हो गए, फेल हो गए, तो इसके आधार पे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये क्या है, एंड प्रोसेस है, इसके बाद कोई भी रेमेडी या कुछ नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके जो असेसमेंट होता है उसमें बच्चे कहाँ का गलतियाँ करें, उनको कहाँ का अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, वहाँ पे टीचर उनको बताता भी है, असेसमेंट करता है और रेमेडी भी देता है, ठीक है। इवोल्यूशन का एक एंड प्रोसेस है, इसमें फीडबैक दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है कि बच्चा पास है या फेल है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। इवोल्यूशन किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करने, उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक मतलब नंबर दिए जाते हैं, आपका रिजल्ट होता है, और क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और ये एक एंड प्रोसेस है। इसके बाद कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ फीडबैक देते हैं, जजमेंट देते हैं कि बच्चा पास है कि फेल है, यही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। अब इवोल्यूशन के अंदर आता है आपका CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार। C का मतलब होता है शैक्षिक, एकेडमिक, ठीक है। C के मतलब कॉन्टेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दो चीज़ आते हैं, एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, और इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, ठीक है। निरंतर शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों का क्या करना, मूल्यांकन कराना बच्चों का, उसी को हम क्या बोलते हैं, CCE कहते हैं। CCE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही पहलू शामिल हो, और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो और उस पर जोर देती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेंट्स कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके इवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहला क्या होनी चाहिए, इसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है, जैसे रूल्स हैं और उसका पर्पस क्या और वो कितने टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। जैसे आपका CTET का एग्ज़ाम है, आपके लाइफ टाइम तक वैलिड है वो, ठीक है। जो आपका CTET का एग्ज़ाम है, क्या वो DSSS में भी वैलिड होगा, नो, ठीक है। जिसके लिए रूल्स बनाया गया वो उसी पर्पस के लिए होगा और उसी के लिए ही वैलिड होगा, उसको बोलते हैं वैलिडिटी, ठीक है। अब रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता किसे कहते हैं, मतलब जो आपका टेस्ट लिया गया और जो आपका मूल्यांकन किया जाए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, हर किसी के लिए उसका आंसर सेम आना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो रिलायबल माना जाएगा, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसे मापन विश्वसनीयता कहलाएंगे।
व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक और व्यवहारिक कुशल होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो और इसके अंदर भेदभाव नहीं होता। जब ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब जब बच्चों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका एक ही आंसर होगा, 4 तो आंसर होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जब ऐसे टाइप का जो आंसर लिखते हैं उसमें क्या होता है, पार्शियलिटी जैसी संभावना बनी रहती है। कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, व्यापक होना चाहिए, इसमें सारे गुणों का मापन किया जाता है, ठीक है। शैक्षिक का भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इवोल्यूशन क्या है, असेसमेंट क्या है, ठीक है, मेजरमेंट क्या है, इवोल्यूशन क्या है, एफए और एसए समझ आ गया होगा, सीसीई समझ आ गया। बस इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं और इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। पहले 2010 से पहले ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। पहले बच्चों को केस में नंबर में ही रिजल्ट मिलता था, नंबर में ही मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन अब जब से ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली आ गई है 2010 में, तब बच्चों को नंबर की जगह लेटर्स में ग्रेड दिए जाने लगे हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम के बहुत फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे के 80 में से 90, ठीक है, अगर बच्चों के नंबर इनके बीच में आए हैं सपोज, ठीक है, अगर किसी बच्चे के 81 है और किसी बच्चे के 89 है, तो बच्चे को सेम ही ग्रेड प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है, वो भी उसी बच्चे में आ जाता है जिसके 81 मार्क्स आए हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, बाकी ये अच्छा है, ठीक है। बच्चे को लर्निंग करने में ज़्यादा आसानी होती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये अच्छी प्रक्रिया भी और थोड़ी इसके दोष भी हैं। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा में छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास फेल घोषित करने या पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक उन्हें प्राप्त किए हैं, ऐसा बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। जैसा आपको दे दिया ABCD या फिर OABCD, ये आपको ग्रेड प्रोवाइड कराए जाते हैं आपकी नंबर्स के अकॉर्डिंग, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। अंकन की कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, जो मुदाले शिक्षा आयोग आता है 1952 से 53, तथा शिक्षा आयोग 1964 से 60 कोठारी आयोग जो आया था, ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को सुझाव दिया कि हमें अपने देश में शिक्षा में ग्रेड प्रणाली लानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान, ठीक है, आयोग ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975 से 1976 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्यशालाएं आयोजित की और उनके आधार पर उन्हें 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में अपनाने की सहमति प्राप्त की। 7 पॉइंट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम कौन कौन से थे, ठीक है। अगर बच्चा अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, तो आपको O ग्रेड देंगे, बहुत अच्छा है A, गुड B ग्रेड, एवरेज है C ग्रेड, बिलो एवरेज है D, पुअर है E और वेरी पुअर है तो आप F ग्रेड देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम कितने होते हैं, आपके 6 टाइप्स होते हैं इसके। पहला आता है आपका परसेंटेज ग्रेडिंग, अक्षर ग्रेडिंग, सामान्य संदर्भिक ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, सफल या असफल ग्रेडिंग, और 6 आता है आपका मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। आप ऐसा पिक्चर जरूर बना के आना, ठीक है, आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव लगता है। तो पहले ग्रेडिंग, प्रतिशत ग्रेडिंग में क्या होता है, परसेंटेज ग्रेडिंग में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए परसेंटेज में अंक देना, यह आमतौर पर परीक्षा में परसेंटेज था, ठीक है। जब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं आता तब परसेंटेज में हम निकालते थे, ठीक है, हमारी कितनी परसेंटेज आई है, 33 आई है, 99 आई है, ठीक है, 93 परसेंटेज आई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज ग्रेडिंग, ठीक है। सेकेंड आता है अक्षर ग्रेडिंग, ठीक है, बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है अक्षर के हिसाब से बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को अक्षर के आधार पर ग्रेड किए जाते हैं ABCDEF, साथ में प्लस या माइनस का भी उपयोग किया जाता है। सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, नॉर्मल रिप्रेजेंट ग्रेडिंग, इसमें छात्रों की तुलना में एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। मास्टरी ग्रेडिंग, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को कहाँ तक सीखा है यह भी तय किया जाता है। सफल या असफल, पास और फेल, इस स्तर में बच्चों को 2 स्तरों में रखा जाए, या तो बच्चा पास है या तो बच्चा फेल है।
मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित है जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने वाले दबाव को कम किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 81 लेकर आ रहा है, जो 89 लेकर आ रहा है, उसको सेम ही ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव को कम करता है। इसमें केवल परीक्षा के आधार पर ही अंक या ग्रेड नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बच्चों को अंक दिए जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक में भी बच्चों को अंक दिए जाते हैं। ये एक इसकी खास बात है। ग्रेडिंग देने से अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति इच्छा विद्यार्थी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स बच्चा इजिली प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसमें नंबर आपके एग्जाम से नहीं है। ठीक है, जो स्कूल में वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें भी वो नंबर अच्छे ले लेता है और बच्चा आराम से पास हो जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग श्रेणियों को जानते हुए माता पिता भी अपने बच्चों की क्षमता के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों के टैलेंट के बारे में पता चलता है कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत बच्चों का सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, CCE मूल्यांकन किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चों का मानसिक दबाव भी कम होता है। ठीक है, निष्कर्ष अतः हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा बच्चों को अंकन देना अच्छा कारगर हुआ, जिसमें बच्चों को भेदभाव को खत्म किया गया, जागरूकता आई और यह प्रणाली सामान्यता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर आधारित है। ओके, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? ठीक है, सिंपली भाषा में ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? स्टडी ऑफ बच्चों के स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको निरीक्षण विधि। ठीक है, ये एक मेथड है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। एक टीचर को पता होना चाहिए कि जो बच्चे को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, लर्नर को पढ़ा रहा है, उसका बिहेवियर को पता होना चाहिए, ताकि वो टीचर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सके और लर्नर के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल यूज़ करे, टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ करें। ठीक है, अगर टीचर को अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनाना है तो लर्नर का बिहेवियर पता होना बहुत ज़रूरी है, कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, उसको कब गुस्सा आ जाता है, उसको कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है? ऑब्जर्वेशन मेथड करता है। इसके अंतर्गत इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है। ओके, इसको डिटेल में समझते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड निरीक्षण विधि अनुसंधान एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा ऑब्जर्वेशन शब्द का एक पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना या फिर निरीक्षण करना। निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक विधि है। व्यक्तियों बच्चों के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण कर उनकी मानसिक प्रक्रिया और व्यक्तित्व संबंधित आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। हम निरीक्षण का कार्य करने के लिए अपने सभी 5 इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? चार्ल्स किडे के अनुसार निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाते हैं जिस पर चल के सत्य की खोज की जाती है। गुड तथा हार्ट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है। जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं आपके, जो 4 होते हैं। ठीक है, तो आप 4 ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे टाइप्स। पहला होता है फॉर्मल, सेकंड होता है आपका इनफॉर्मल, और थर्ड होता है आपका पार्टिसिपेंट, और फोर्थ आपका लास्ट होता है आपका नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, फॉर्मल के अंतर्गत क्या होता है? जैसे आपने बीएड के लिए कोई लेसन प्लान किया, ठीक है, अब वो देने जाएंगे तो एक ऑब्जर्वर, ठीक है, निरीक्षण करता क्लास में बैठा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका आज क्या ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या करके जाओगे? प्रिपरेशन करके जाओगे। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, जिसका ऑब्जर्वेशन होता है उस सब्जेक्ट को पता है, मतलब आपको पता है कि आज आपका ऑब्जर्वेशन होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या करके जाओगे? प्रिपेयर करके जाओगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। निरीक्षण पूरी तरह औपचारिक रूप से संपन्न होता है। इसके लिए निरीक्षण करता मतलब ऑब्जर्वर द्वारा जिनके व्यवहार का निरीक्षण करना है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसका ऑब्जर्वेशन होना है उसको सब्जेक्ट बोला गया। उन्हें भली भांति पहले ही सूचना दे दी जाती है कि निरीक्षण कार्य कब और कहाँ होना है और किन किन बातों का निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, आपको कौन सा लेसन पढ़ा रहा है,
इनफॉर्मल में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जर्वेशन होता है उसको पता नहीं होता कि उसका ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे सरप्राइज टेस्ट आपके स्कूल में दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार में निरीक्षण करता व्यक्तियों का एक समूह अभिन्न अंग बन के उनके व्यवहार व व्यक्तित्व के गुणों की जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास करता है। इसमें निरीक्षण कोई प्रकृति, उद्देश्य, समय या स्थान के बारे में कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी जाती। ठीक है, सब्जेक्ट को पता ही नहीं होता कि उनका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अचानक से इसका हो जाता है ऑब्जर्वेशन। सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इस विधि में निरीक्षण करता स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाता है जिस समूह में उसका निरीक्षण होना है। ठीक है, सहभागी निरीक्षण में जो ग्रुप में ऑब्जर्वेशन होना है, ठीक है, वो जो निरीक्षण करता है ऑब्जर्वर है वो उसी का पार्ट बन जाता है और उसी का उसी टाइम निरीक्षण कर लेता है। ठीक है, समूह के सदस्य को यह पता नहीं होता कि एक निरीक्षणकर्ता भी है। इस विधि में निरीक्षणकर्ता की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, एक तो वो निरीक्षण का भूमिका निभाता है और दूसरी समूह के सदस्य की होने की। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता व्यक्ति विशेष क्रियाओं व्यवहार क्षेत्र में अपने आपों को छुपाकर उनका निरीक्षण करता है। ठीक है, उन्हें यह पता नहीं चलने दिया जाता कि उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए निरीक्षणकर्ता किसी ऐसे स्थान का चुनाव करके अपना निरीक्षण कार्य करता है कि उसे कोई देख ना सके, जैसे गुप्त कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपके कितने टाइप्स होते हैं, आपका होता है पहला फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेंट और आपका लास्ट आता है नॉन पार्टिसिपेंट। फॉर्मल में क्या होता है कि सब्जेक्ट को पता होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन होना है तो इसके लिए वो पहले से प्रिपरेशन करता है। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट को पता नहीं होता कि उसका ऑब्जर्वेशन होना है। ठीक है, अचानक से कर लिया जाता है। पार्टिसिपेंट में ग्रुप में ही ऑब्जर्वर जो निरीक्षण करता होता है वो ग्रुप में ही बच्चों का जिन बच्चों को ऑब्जर्व करना है वो उसका सदस्य बन जाता है और उसी में निरीक्षण करता है। अब नॉन पार्टिसिपेंट में निरीक्षण करता एक जिन सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन होना है उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। उसके लिए वो जो निरीक्षण करता होता है, ऑब्जर्वर होता है, गुप्त कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि द्वारा रिकॉर्डिंग करके उनका ऑब्जर्वेशन कर लेता है। ठीक है, निरीक्षण की विशेषता क्या होता है, निरीक्षण करता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रत्यक्ष या निरीक्षण के द्वारा विषय के संबंध में सूचना को इकट्ठा करता है। निरीक्षण सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें निरीक्षण करता बहुत ही सूक्ष्म रूप से बारीकी से तथ्यों को निरीक्षण करता है और अपना निरीक्षण समाप्त करता है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम शुद्ध और वैज्ञानिक होते हैं। इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी संभव होता है। ज्ञान इंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है। अनियंत्रित निरीक्षणकर्ता विधि का मुख्य गुण यह है कि व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक परिस्थिति में होता है जिसमें कृत्रिमता नहीं रहती है। ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं रहती है। निरीक्षण गुण जो आपकी विशेषता ही वो ही आपके क्या बन जाएंगे, गुण बन जाएंगे। ओके, निरीक्षण विधि के दोष या कमियां। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है, दूसरों को अपने समान समझना। कभी कभी जो निरीक्षण करता है वो अपने हिसाब से ही बच्चों को समझने लगता है, उनके एज ग्रुप को या किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देता है। पक्षपात, अपना विरोध के मनोभाव एवं भ्रांतियों का प्रभाव, कभी कभी पक्षपात भी हो जाता है। प्रोजेक्ट का दिखावटी व्यवहार, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको पता है कि आज मेरा ऑब्जर्वेशन होता है तो वो दिखावटी व्यवहार भी कर सकते हैं, एक्चुअल में वो वैसा है नहीं, वो जैसा रिप्रेजेंट करता है। एक ही व्यवहार की कई मनोदशाओं का प्रतीक होना और व्यवहार की अस्पष्टता होना। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, निरीक्षणकर्ता के दोष आ गए। अब निरीक्षण विधि के विभिन्न पदों या चरणों के उपयोग। पहले तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर छात्र के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है, फिर व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन और सामान्यीकरण। ठीक है, फिर व्याख्या की जाती है और सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आएगा। आज हमारा लास्ट रिविजन सेशन था। इसके बाद अब आपको जिन जिन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं आप उस आंसर्स के लिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रिवीजन सेशन कराए हैं, ठीक है, आपकी टोटल 5 क्लासेज हुई हैं, 4 रिवीजन सेशन कराए हैं 4 यूनिट के, तो आप उनको देख लीजिए अब इस लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है क्योंकि 19 को कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप उन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोटबुक में नोट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखिए। काफ़ी इजी है, अच्छे से आज ही कर लोगे। इन्हीं 4 जो मैंने रिवीजन सेशन में इन्हीं को देख लीजिए, आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। ठीक है, बस आज का आपका होमवर्क है, जो मैंने रिवीजन कराए हैं आप उनको कर लीजिए।
ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके।